जुलाई की रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज बारिश से पूरी बस्ती पानी में डूब चुकी थी। कच्ची गलियों में कीचड़ भर गया था और तेज हवा मिट्टी की छत को तोड़ रही थी। छोटे से घर में विधवा बहू कविता अपनी दोनों बेटियों और बूढ़ी सास सरस्वती के साथ खड़ी होकर टपकती छत से गिरते पानी को रोकने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश मैंने कई सालों बाद देखी है। छत हर तरफ से टपक रही है। अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो हमारा ये छोटा सा घर एक पल भी नहीं टिक पाएगा। माँ जी, मैं जितनी भी बाल्टियाँ और बर्तन रख सकती थी सब रख दिए हैं, लेकिन पानी रुक ही नहीं रहा। दीवारें भी भीग कर नरम पड़ गई हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं पूरा घर हमारे ऊपर ही न गिर जाए। माँ जी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब ये झोपड़ी नहीं टिकेगी। जल्दी से एक दो जरूरी सामान बांध लीजिए, फिर हम तुरंत निकलते हैं। लेकिन बहू, हम कहाँ जाएंगे? विक्रम के जाने के बाद तो सब हमसे दूर भागते हैं और हमें अपशगुनी कहते हैं। इतनी तेज बारिश में बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे और मेरा भी शरीर कब साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं। अब यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हम यहीं रुके रहे तो झोपड़ी के नीचे दबकर मर जाएंगे। पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे क्या करना है वह सोचेंगे। चारों जैसे ही घर से बाहर निकलीं, पूरी झोपड़ी भर भरा कर गिर पड़ी और देखते ही देखते मलबे में बदल गई। माँ जी, हमारा घर सब कुछ खत्म हो गया। अब हमारे पास पहनने के कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। रो मत बहू, जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान ने सांसें बचाई हैं तो कोई रास्ता भी जरूर निकालेगा। बारिश लगातार बरस रही थी। रात के अंधेरे में चारों सड़क किनारे एक बंद दुकान की छज्जे के नीचे खड़ी थीं। ठंडी हवा शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही थी। पेट खाली था और कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। तभी दूर रेलवे यार्ड की तरफ खड़ी एक जंग लगी पुरानी ट्रेन की बोगी पर सरस्वती की नजर पड़ी। उधर देखो, वो पुरानी ट्रेन की बोगी शायद कई सालों से बेकार पड़ी है। अगर अंदर जगह मिल गई तो कम से कम आज की रात बारिश से बच जाएंगे। माँ जी, वहाँ कोई रहता तो नहीं होगा? अगर रेलवे वाले निकाल देंगे तो? लेकिन सच कहूँ, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। माँ, चलो ना, जल्दी चलो। यहाँ बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ पैर भी ठंड से सुन्न हो रहे हैं। कम से कम वहाँ बारिश तो नहीं आएगी। माँ चलो ना, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। चारों धीरे धीरे रेलवे यार्ड पहुंची। पुरानी जंग लगी ट्रेन की बोगी के अंदर धूल, टूटे शीशे और जाले थे। बाहर की तूफानी बारिश से बचने के लिए वही उनका सहारा बन गई। माँ जी, कल मैं काम की तलाश में बगल के छोटे शहर जाऊंगी। अगर कहीं काम मिल गया तो थोड़ा राशन और ओढ़ने के लिए एक चादर ले आऊंगी। इस पुराने ट्रेन के डिब्बे में बारिश के दिनों में बहुत ठंड लगती है। देखिए ना, बच्चे कितने थक गए हैं, भूखे पेट ही सो गए। हमारी सिलाई मशीन भी मलबे में दब गई। वही तो हमारी रोजी रोटी का सहारा थी। अब समझ नहीं आता घर कैसे चलेगा, लेकिन हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। मैं कल जरूर जाऊंगी और कोई ना कोई काम लेकर ही लौटूंगी। बहू, तू बहुत हिम्मत वाली है। तू कल काम की तलाश जरूर करना और हिम्मत मत हारना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुझे काम मिल जाएगा। यहाँ बच्चों की चिंता मत कर, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा भी जरूर खोलेगा। सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह भी आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रात भर हुई बारिश के कारण चारों तरफ कीचड़ फैल गया था। ट्रेन की टूटी हुई बोगी के बाहर सरस्वती दोनों बच्चियों को संभाल रही थीं। कविता ने भगवान का नाम लिया और काम की तलाश में निकल पड़ी। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी, आज किसी भी तरह काम मिल जाए ताकि शाम को वह अपनी बच्चियों के लिए कुछ राशन लेकर लौट सके। कविता सबसे पहले पास की एक कॉलोनी में पहुंची। उसने एक बड़े घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक महिला बाहर आई। नमस्ते बहन जी, अगर आपके यहाँ झाड़ू पोंछा, बर्तन या कपड़े धोने का काम हो तो मुझे रख लीजिए। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। नहीं बहन, हमारे यहाँ पहले से काम वाली लगी हुई है।
अभी किसी और की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम तुम्हें काम नहीं दे पाएंगे। जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लीजिएगा। महिला बिना कुछ कहे उसे कुछ पल तक घूरती रही। कविता ने हिम्मत नहीं हारी। वह दूसरी गली में एक और घर पहुंची। बहन जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। घर में बूढ़ी सास और 2 छोटी बेटियां हैं। जो भी काम देंगे पूरी ईमानदारी से करूंगी। देखो बहन, हमें ऐसी काम वाली चाहिए जो सालों तक काम करे। आजकल लोग 2 दिन काम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बहन जी। जितने दिन आप रखेंगी पूरी लगन से काम करूंगी। माफ करना बहन, अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है। आजकल जमाना भी ठीक नहीं है, इसलिए हम बिना जाने समझे किसी को काम पर नहीं रख सकते। लगातार दूसरी बार मना होने पर भी कविता ने हार नहीं मानी। वह तीसरे घर पहुंची। माँ जी, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। बहुत मजबूरी में आपके दरवाजे पर आई हूँ। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। जो भी काम होगा मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगी। बस आज मुझे खाली हाथ मत लौटाइए। बेटी, मुझे तुझ पर तरस आ रहा है, लेकिन क्या करूं? अब मेरी उम्र हो गई है। घर का सारा फैसला मेरा बेटा करता है। उसने मना कर रखा है कि किसी नए आदमी को काम पर मत रखना। कोई बात नहीं माँ जी, भगवान आपका भला करे। लगातार 3 जगह से मना होने के बाद कविता की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोली, हे भगवान, मैं भीख नहीं मांग रही, मेहनत का काम मांग रही हूँ। मेरी बच्चियों ने कल रात आधा पेट खाकर सोया है। आज मुझे खाली हाथ मत लौटाना। थोड़ी दूर चलने पर उसकी नज़र एक बन रही इमारत पर पड़ी। वहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे। कविता ने आंसू पोंछे और हिम्मत करके उनकी ओर बढ़ गई। साहब, मुझे काम चाहिए। ईंट उठानी हो, सीमेंट ढोना हो या कोई भी मेहनत का काम, मैं सब कर लूंगी। नहीं बहन, यहाँ पहले से ही बहुत मजदूर हैं। अब किसी और को रखने की जरूरत नहीं है। मुझे मना मत कीजिए। बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। बारिश में मेरा घर टूट गया। अब मैं अपनी बूढ़ी सास और 2 छोटी बेटियों के साथ रेलवे यार्ड में खड़ी एक पुरानी ट्रेन की बोगी में रह रही हूँ। मैं कभी छुट्टी नहीं लूंगी। अगर सबके जाने के बाद भी काम बच जाएगा तो वो भी कर दूंगी। दिन भर सिर पर ईंटें उठानी पड़ेंगी। काम बहुत कठिन है। धूप हो या बारिश, बिना रुके मेहनत करनी पड़ेगी। शाम तक जितना काम करोगी उसी हिसाब से मजदूरी मिलेगी। अगर पूरा दिन ठीक से काम कर लिया तो 200 रुपये मिल जाएंगे, नहीं तो जितना काम होगा उतने ही पैसे दिए जाएंगे। मजबूरी इंसान से हर मुश्किल काम करवा देती है साहब। मेरे बच्चों का पेट मेरी मेहनत से ही भर सकता है। ठेकेदार कुछ पल तक कविता को देखता रहा। उसके चेहरे पर बेबसी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा ईमानदारी दिखाई दे रही थी। ठीक है, आज से काम पर लग जाओ, लेकिन याद रखना, काम में लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। कविता ने कुछ नहीं कहा और तुरंत काम पर लग गई। उसे आज ज्यादा से ज्यादा मजदूरी करनी थी। वह एक पल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद उसे यह काम मिला था, इसलिए वह पूरे मन से अपने काम में जुट गई। पास ही 2 महिला मजदूर ईंटें उठा रही थीं। उन्होंने नई आई कविता को देखा और आपस में धीरे धीरे बात करने लगीं। लगता है आज नई मजदूर आई है। हाँ, आते ही काम पर लग गई। काफी मेहनती लगती है। नई है इसलिए इतना जोश दिख रहा है। कुछ दिन बाद सबकी तरह इसकी भी आदत हो जाएगी। हो सकता है, लेकिन छोड़, अपना काम कर। कहीं ठेकेदार ने हमें बातें करते देख लिया तो बेवजह डांट देगा या काम से ही ना निकाल दे। कविता ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप काम करती रही। सिर पर ईंटों की टोकरी उठाकर बार बार ऊपर ले जाती रही। थकान और दर्द के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम तक काम पूरा होने पर उसे मेहनत की पहली मजदूरी मिली, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कविता मिली हुई 200 रुपये की मजदूरी से थोड़ा सा राशन और 1-2 जरूरी बर्तन खरीदकर सीधे अपने ट्रेन वाले घर की ओर निकल गई। अरे बहू, तू आ गई। बहुत देर हो गई थी। गुड़िया और परी तो कब की सो गई है। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। बता, काम मिला? सब ठीक तो है?
जी माँ जी, काम मिल गया। आज मजदूरी भी मिल गई, उसी से थोड़ा सा राशन ले आई हूँ। अच्छा हुआ गुड़िया और परी सो गई है। मैं जल्दी से ईंटें जोड़कर चूल्हा जलाती हूँ और रोटियां सेक देती हूँ, फिर उन्हें उठाऊंगी। खाना देखकर दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। कविता ने आसपास से कुछ ईंटें इकट्ठी कर चूल्हा बनाया और रोटियां सेंकने लगी। तब तक गुड़िया और परी भी उठ चुकी थीं। थोड़ी देर में सब्जी तैयार हो गई। पूरा परिवार ट्रेन के डिब्बे में बैठकर गर्मा गर्म खाना खाने लगा। भरपेट खाना मिलने से सभी को सुकून मिला। माँ, खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से पेट में चूहे कूद रहे थे, अब तो आराम से नींद भी आ जाएगी। और माँ, हमारा ये ट्रेन वाला घर भी बहुत अच्छा है। कम से कम अब बारिश में छत टूटने या गिरने का डर तो नहीं रहता। हाँ बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही है। चलो अब जल्दी से सो जाओ, ठीक है ना? नहीं तो थोड़ी देर में फिर बादल गरजेंगे और तुम दोनों कहोगी, माँ हमें डर लग रहा है। खाना खाकर चारों सो गए। बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनके पास अब भी ओढ़ने के लिए कोई चादर नहीं थी। अगली सुबह रात भर की बारिश के बाद आसमान में बादल छाए हुए थे और मौसम में हल्की उमस थी। कविता रोज की तरह जल्दी निर्माण स्थल पहुंच गई। बाकी मजदूर भी अपने अपने काम में लग चुके थे। कविता भी बिना देर किए हाथ में ईंटों की टोकरी उठाकर काम में जुट गई। करीब 10 बजे ठेकेदार अपने छोटे से ऑफिस में बैठा मजदूरों का हिसाब देख रहा था। उमस के कारण वह पसीने से तर था। उसने गले की सोने की चेन उतारकर मेज पर रख दी। आज तो बारिश के बाद और ज्यादा उमस हो गई है, थोड़ी देर बाद पहन लूंगा। आधे घंटे बाद जब ठेकेदार अपने ऑफिस में गया तो उसने देखा कि उसकी सोने की चेन वहां नहीं थी। अरे, मेरी सोने की चेन कहाँ गई? अभी तो यहीं रखी थी। हो ना हो ये किसी मजदूर का ही काम है, उन्हीं में से किसी ने चोरी की है। उसने बिना एक पल की देर किए तुरंत अपने घर पर काम करने वाले दोनों नौकरों को बुला लिया। रामू, जल्दी से सारे मजदूरों को ऑफिस के सामने इकट्ठा करो और सुनो, मेरे आदेश पर तुम सभी पुरुष मजदूरों की तलाशी लोगे। कमली, तुम सभी औरतों की तलाशी लेना। मालिक, लेकिन हुआ क्या है? आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरी सोने की चेन गायब हो गई है। मैं उसे ऑफिस में उतारकर यहीं मेज पर रखकर गया था। कुछ ही देर में निर्माण स्थल पर काम कर रहे सभी मजदूरों को ऑफिस के सामने बुला लिया गया। साहब, क्या बात हो गई? आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? अभी सब पता चल जाएगा। मेरी सोने की चेन गायब है, इसलिए तुम सबकी तलाशी होगी। साहब, हम सब तो सुबह से अपने अपने काम में लगे हैं। हम में से कोई भी एक बार भी ऑफिस की तरफ नहीं गया। आप चाहें तो पहले ऑफिस में अच्छे से ढूंढ लीजिए, शायद वहीं कहीं रखी हो। अगर तुम लोग बेगुनाह हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए तलाशी करवा रहा हूं। ठेकेदार के आदेश पर रामू ने एक एक करके सभी पुरुष मजदूरों की तलाशी ली, जबकि कमली सभी महिलाओं की तलाशी लेने लगी। साहब, आपकी सोने की चेन मिल गई। ये चेन कविता की साड़ी के पल्लू में मिली है। इतना सुनते ही वहां खड़े सभी मजदूर हैरान रह गए। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे और कई लोग कविता को शक भरी नजरों से देखने लगे। कविता के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखें फैल गईं। वह कांपते हुए बोली, ना, नहीं साहब, ये झूठ है। मैंने आपकी चेन नहीं ली। मुझे तो पता भी नहीं कि ये मेरी साड़ी में कैसे आई। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। कविता घबराकर तुरंत ठेकेदार के पैरों में गिर गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। साहब, मुझ पर दया कीजिए। मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं। मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनके लिए ही दिन रात मेहनत करती हूँ। अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं इतनी मेहनत क्यों करती? मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने आपकी चेन को हाथ तक नहीं लगाया। अगर मुझे चोर समझ लिया गया तो कोई मुझे दोबारा काम नहीं देगा और मेरी बच्चियां यहाँ भूखी मर जाएंगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ साहब, एक बार मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए। कविता, अगर चेन कहीं और मिलती तो शायद मैं तेरी बात मान भी लेता, लेकिन ये तेरी अपनी साड़ी के पल्लू से निकली है। अब मैं अपनी आंखों पर भरोसा करूं या तेरी बातों पर? यह मामला मेरे हाथ से निकल चुका है। अब इसका फैसला पुलिस ही करेगी। नहीं साहब,
पुलिस मत बुलाइए, मैं निर्दोष हूँ। मेरी बच्चियाँ अकेली रह जाएंगी, वे अभी बहुत छोटी हैं, उनके पास खाने तक का कोई सहारा नहीं है। भगवान के लिए मुझ पर रहम कीजिए। मैं मर जाऊंगी, लेकिन चोरी जैसा पाप कभी नहीं कर सकती। ठेकेदार कुछ पल तक चुपचाप कविता को देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और उलझन भी। सिर्फ तुम्हारी बूढ़ी सास और उन 2 मासूम बच्चियों की वजह से मैं इस बार पुलिस को नहीं बुला रहा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं तुम्हें बेगुनाह मान रहा हूं। आज से तुम्हारा इस निर्माण स्थल से कोई रिश्ता नहीं है। अभी इसी वक्त यहां से चली जाओ। और सुन लो, आज की मजदूरी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। जिस आदमी पर भरोसा ही ना रहे, उसे मैं अपने काम पर एक पल भी नहीं रख सकता। साहब, कम से कम आज की मजदूरी तो दे दीजिए। घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। मेरी बच्चियां सुबह से मेरा इंतजार कर रही होंगी। उन्होंने यही सोचकर खाना नहीं खाया होगा कि माँ आएगी तो साथ बैठकर खाएंगे। मुझ पर चाहे जितना गुस्सा कर लीजिए, लेकिन उन मासूमों की भूख की सजा मत दीजिए। मैंने जो फैसला करना था कर दिया। अब एक शब्द भी मत बोलो, चली जाओ यहां से। कविता ने आखिरी बार सबकी ओर देखा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। वह चुपचाप अपना पुराना थैला उठाकर निर्माण स्थल से बाहर निकल गई। जब वह रेलवे यार्ड में अपनी टूटी हुई ट्रेन की बोगी के पास पहुंची, तो उसे देखते ही सरस्वती सब समझ गई। वह तुरंत उसके पास आई और चिंतित होकर बोली, क्या हुआ बहू? तेरी आंखों में ये आंसू कैसे? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? मुझे बता, आखिर बात क्या है? मुझसे कुछ मत छिपा। मैं तेरी माँ जैसी हूँ और ये भी जानती हूँ कि तू कितने दुख और जिम्मेदारियों का बोझ लेकर जी रही है। अब बिना डरे सब कुछ मुझे सच सच बता। माँ जी, आज मुझे काम से निकाल दिया गया। ठेकेदार की सोने की चेन गायब हो गई थी। जब मेरी तलाशी ली गई तो वह मेरे पल्लू से निकली, लेकिन यकीन मानिए, मैंने वह चेन नहीं चुराई। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह मेरे पल्लू में कैसे आ गई। आज की मजदूरी भी नहीं मिली, थोड़ा बहुत राशन ही बचा है घर में। बस यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूं कि अब आगे काम मिलेगा भी या नहीं। मेरी बच्चियों का पेट कैसे भरूंगी, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। बहू, मुझे पूरा यकीन है कि तूने चोरी नहीं की होगी, लेकिन दुनिया ऐसी ही है बेटी। लोग जो अपनी आंखों से देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। तू हिम्मत मत हार, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अब तू ज्यादा परेशान मत हो। अगले दिन सुबह कविता ने अपनी सास की बात मानी और काम की तलाश में घर से निकल पड़ी। निर्माण स्थल पर जो कुछ हुआ था उसे याद करके उसका मन बार बार दुखी हो रहा था, लेकिन बूढ़ी सास और 2 छोटी बेटियों की जिम्मेदारी ने उसे हिम्मत दी। सबसे पहले वह एक किराने की दुकान पर पहुंची। भैया, अगर दुकान पर झाड़ू पोंछा, सामान जमाने या कोई भी छोटा मोटा काम हो तो मुझे रख लीजिए। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। बहन, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी दुकान पर किसी चोर को काम नहीं दे सकता। तुम कहीं और चली जाओ। भैया, मैंने चोरी नहीं की। बहन, अब तुम जाओ, मुझे कोई जोखिम नहीं लेना। कविता चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी दूर एक कपड़ों की दुकान दिखी। उसने एक बार फिर हिम्मत जुटाई। भैया, अगर दुकान पर कपड़े तह करने, सफाई करने, सामान जमाने या कोई भी काम हो तो मुझे रख लीजिए। मेरे घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। दुकान का मालिक कुछ कहता, उससे पहले वहीं खड़ा एक ग्राहक बोल उठा, अरे, इसे नहीं पहचानते क्या? यही वो औरत है जिसने निर्माण स्थल पर चोरी की थी। इसे रखोगे तो कल तुम्हारी दुकान का सामान भी गायब हो जाएगा। बहन, तुम यहां से चली जाओ, मेरे ग्राहक भी डर जाएंगे। मुझे तुम्हें काम नहीं देना। कविता ने किसी से बहस नहीं की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चुपचाप वहां से मुड़ गई। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि जब दुनिया किसी इंसान को चोर मान लेती है, तब उसकी सच्चाई की आवाज कोई सुनना ही नहीं चाहता। अगले 3 दिन तक कविता रोज अलग अलग जगह काम ढूंढती रही, लेकिन जहां भी जाती कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देता। उधर बोगी में रखा राशन भी लगभग खत्म हो चुका था। चौथे दिन सुबह
तेज बारिश के बीच कविता रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नज़र प्लेटफॉर्म पर लगे एक छोटे से चाय के ठेले पर पड़ी। ठेले वाला अकेला भाग दौड़ कर रहा था। चाय बनाना, समोसे तलना, ग्राहकों को देना और पैसे संभालना, वह सब कुछ अकेले कर रहा था। भैया, अगर आपको किसी काम करने वाले की जरूरत हो तो मुझे रख लीजिए। मैं चाय बनाना भी जानती हूँ और समोसे भी। पैसे कम दे देना, लेकिन मुझे काम दे दीजिए। बहन, काम तो है, लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। सुबह 5 बजे से रात तक काम करना पड़ेगा। चाय बनानी होगी, समोसे तलने होंगे, बर्तन भी धोने पड़ेंगे और भीड़ होने पर ग्राहकों को सामान भी देना पड़ेगा। कर लोगी? भैया, मैंने जिंदगी में आराम नहीं देखा। मेहनत से मुझे कभी डर नहीं लगा। बस इतना कमा लूं कि मेरी दोनों बेटियां और बूढ़ी सास भूखे पेट ना सोए। चाय वाले ने कविता को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी भीगी साड़ी, थका हुआ चेहरा और आंखों की बेबसी सब कुछ बयां कर रहे थे। ठीक है, आज से काम शुरू कर दो। अगर ईमानदारी से काम किया तो जितना बन पड़ेगा उतना बढ़ाकर भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने आज मेरे परिवार की उम्मीद वापस लौटा दी। कविता बिना एक पल गंवाए काम में लग गई। उसने सबसे पहले चूल्हा साफ किया, बर्तन धोए और फिर चाय चढ़ा दी। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म चाय की खुशबू पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल गई। भीड़ बढ़ने लगी। शाम तक ठेला लगभग खाली हो गया। चाय वाले ने दिन का हिसाब लगाया और कविता की ओर कुछ पैसे बढ़ा दिए। समय बीतता गया। कविता रेलवे स्टेशन के बाहर लगे एक छोटे से चाय और समोसे के ठेले पर काम करने लगी। सुबह दुकान की सफाई से लेकर रात तक बर्तन धोने तक वह हर काम पूरी ईमानदारी से करती थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत से चाय वाला भी खुश रहने लगा। लेकिन एक दिन 2 ग्राहक चाय पीते पीते कविता को पहचान गए। अरे भाई, यही वो औरत है ना जिसने निर्माण स्थल पर ठेकेदार की सोने की चेन चुराई थी। मैंने तो लोगों से यही सुना है। इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। कहीं चाय देने के बहाने हमारा बटुआ भी न मार ले। हाँ, वही है। उससे जरा संभल कर रहना। आज ठेकेदार की चेन गई थी, कल कहीं तुम्हारा सामान भी गायब ना हो जाए। ऐसे लोगों पर भरोसा करना ठीक नहीं होता। दोनों अपनी बात कहकर चले गए। अगली सुबह कविता हमेशा की तरह काम पर पहुंची। भैया, बताइए, आज पहले चाय बनाऊं या समोसे तल दूं? जो काम पहले करवाना हो आप बता दीजिए, मैं अभी शुरू कर देती हूँ। कविता बहन, मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ कि तुम मेहनती हो, लेकिन अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। क्यों भैया, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो बताइए, मैं उसे अभी सुधार दूंगी। गलती हुई है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन लोग तुम्हें चोर कह रहे हैं। अगर मैंने तुम्हें रखा तो मेरा छोटा सा धंधा भी बंद हो जाएगा। मजबूरी है बहन, मुझे माफ कर दो। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से चल दी। रास्ते में अचानक कविता की नजर निर्माण स्थल के पास पड़ी। थोड़ी दूर ठेकेदार का एक नौकर और वहीं काम करने वाली 2 महिला मजदूर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके बीच एक कपड़े की पोटली रखी थी। तीनों इधर उधर देखकर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। कविता के कदम अपने आप रुक गए। उसने कुछ पल दूर खड़े होकर उन्हें ध्यान से देखा। ये तो ठेकेदार का नौकर है और ये दोनों वहीं मजदूरी करती हैं। लेकिन ये लोग यहाँ छिपकर क्या बातें कर रहे हैं? और मुझे देखते ही अचानक चुप क्यों हो गए? कहीं उस दिन हुई चोरी का इनसे कोई संबंध तो नहीं? इतना सोचकर कविता बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गई। रात को तेज बारिश हो रही थी। ट्रेन की पुरानी बोगी की छत पर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं, लेकिन कविता की आंखों में नींद नहीं थी। वह चुपचाप एक कोने में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। सरस्वती ने उसकी उदासी देख ली। बहू, क्या बात है? आज तो सुबह से बहुत बुझी बुझी लग रही है। इतनी चिंता मत कर। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी लोगों के घरों में झाड़ू पोंता कर लूंगी। हम सब मिलकर किसी तरह गुजारा कर लेंगे। माँ जी, मैं यही सोच रही हूँ कि क्या एक झूठा इल्जाम किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? जहां भी काम मांगने जाती हूँ, लोग मुझे चोर कहकर भगा देते।
आज चाय वाले भैया ने भी मुझे काम से निकाल दिया। आखिर कब तक मैं ये सब सहती रहूंगी? बेटी, अगर तू सच में बेगुनाह है तो भगवान एक न एक दिन जरूर तेरे साथ न्याय करेगा। लेकिन याद रख, सच कभी अपने आप सामने नहीं आता। कभी कभी उसके लिए हिम्मत भी करनी पड़ती है। सरस्वती की बात कविता के दिल में उतर गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। अगली सुबह सूरज निकलते ही कविता एक गधा लेकर निर्माण स्थल पहुंच गई। उसे देखते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ठेकेदार ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, तुम फिर यहाँ आ गई। मैंने तुम्हें साफ कह दिया था कि इस निर्माण स्थल पर दोबारा मत आना। घबराइए मत साहब, मैं यहाँ काम मांगने नहीं आई हूँ। फिर किस लिए आई हो? मैं यहाँ अपनी बेगुनाही साबित करने आई हूँ। ये गधा ही सबके सामने सच उजागर करेगा। आज पता चल जाएगा कि असली चोर कौन है। जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती, तब तक मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? ये गधा कैसे पता करेगा कि असली चोर कौन था, जबकि चेन तो तुम्हारे पास से निकली है। दिमाग खराब मत करो और यहाँ से निकल जाओ। आज तो मैं सच सबके सामने लाकर ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझ पर जो चोरी का कलंक लगा है, उसे मिटाना अब बहुत जरूरी है। अब तक मैं सिर्फ अपनी गरीबी की वजह से चुप थी, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं हूं कि हमेशा लोगों के झूठे इल्जाम और ताने सहती रहूं। आज सच सामने आकर ही रहेगा। कविता की बात सुनकर पूरे निर्माण स्थल पर सन्नाटा छा गया। सभी मजदूर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या कविता सचमुच अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या अब कविता अपनी रणनीति से अपने माथे पर लगे चोर के कलंक को हमेशा के लिए मिटा पाएगी? क्या वह उन लोगों के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी जिन्होंने बिना सच जाने उसे चोर समझ लिया? आखिर एक साधारण सा गधा कविता की बेगुनाही साबित करने में कैसे मदद करेगा? या फिर उसकी यही रणनीति उस पर उलटी पड़ जाएगी और उसकी मुश्किलें पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और पार्ट 2 का इंतज़ार करें। यकीन मानिए, अगला पार्ट आपको हैरान कर देगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें